नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। पीएम ने आज भूटान के चौथे नरेश डुरुक ग्यालपो जिग्मे सियांग वांगचुक से मुलाकात की और बैठक में ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी में सहयोग पर चर्चा हुई। बैठक में भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करने के व्यापक प्रयासों की सराहना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना की प्रगति की सराहना की। ये परियोजना भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थिम्पू के चंगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित कालचक्र अभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। ये 3 दिवसीय महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म का व्यापक अनुष्ठान है, जो आत्मज्ञान हासिल करने के लिए विशिष्ट ध्यान साधना करने की शक्ति प्रदान करता है। कालचक्र अभिषेक समारोह की अध्यक्षता जे खैम्पो कर रहे हैं। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के साथ कालचक्र कला और कलाकृतियों की प्रदर्शनी और कालचक्र पर विस्तृत संगोष्ठियां भी आयोजित की गई हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत भूटान साझेदारी को और गहरा करने के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक समान रुचि के मुद्दों पर विचार विमर्श का अवसर है। भूटान में भारत के राजदूत संदीप आर्य ने कहा है कि भारत ने भूटान को 4,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की है, जो लगभग 40 अरब रुपए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी देश बोत्सवाना के दौरे पर हैं। वो आज बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति आज बोत्सवाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगी और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रपति बोत्सवाना में डायमंड ट्रेडिंग कंपनी का दौरा भी करने वाली हैं और गैबोरोन के श्री और 3 डिक गोसी स्मारक जाने का भी उनका कार्यक्रम तय है। बोत्सवाना में भारतीय समुदाय की संख्या 10,000 से अधिक है, जो यहां की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के इस दौरे से भारत और बोत्सवाना के बीच सहयोग और दोस्ती को नई दिशा मिलेगी, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसरों को जन्म देगी। दिल्ली ब्लास्ट केस में कार डीलर अमित को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। ब्लास्ट में इस्तेमाल कार इसी डीलर से खरीदी गई थी। दिल्ली ब्लास्ट की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। तस्वीरों में अचानक से कार में हुआ तेज धमाका नजर आ रहा है। धमाके के बाद आग भड़क उठी थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी है और इस घटना में इस्तेमाल हुए कार और कार चलाने वाले की पहचान हो चुकी है, जिसके बाद से जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ते हुए कई गिरफ्तारियां कर चुकी है। एनआईए के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स घटनास्थल से सबूतों को इकट्ठा कर चुके हैं। दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 3 दिन पहले भी सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया था और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल थे। अब जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल का लाल किले धमाके से कुछ लेना देना था या नहीं, और इसके लिए लाल किला ब्लास्ट और फरीदाबाद में बरामद किए गए विस्फोटक के नमूने मिलाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों की दबिश की वजह से या बढ़ते दबाव के कारण संदिग्ध ने जल्दबाजी में यह कदम उठाया। संदिग्ध मॉड्यूल पर पूरे भारत में अलर्टनेस और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई के कारण एक बड़ा हमला टल गया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद दिल्ली एनसीआर को सुरक्षा के नजरिए से अलर्ट मोड पर रखा गया और साथ ही देश के तमाम शहरों और बड़े बड़े प्रतिष्ठान अलर्ट मोड पर हैं।
आज सुबह सुरक्षा बल के जवानों की एक टुकड़ी घटनास्थल पर नजर आई और लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम सैंपल लेकर ठोस सबूत तलाश कर रही है। दिल्ली में कार धमाके के खिलाफ देशवासियों में गुस्सा है और राजधानी दिल्ली में भाजपा नेता तरविंद्र सिंह मारवा ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में व्यापारियों ने भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिल्ली में हुए धमाके के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ रोष दिखाया। पुलिस ने कुलगाम में 200 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है, तो वहीं आज श्रीनगर के कुलगाम का एक अन्य डॉक्टर तजामुल मलिक हिरासत में लिया गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2025 में कहा है कि भविष्य में इंसान को एआई से सशक्त किया जाएगा, लेकिन रचनात्मकता, सहानुभूति, समस्या समाधान और डेटा को निर्णयों में बदलने की क्षमता, ये सब मानव के नियंत्रण में ही रहना चाहिए। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में अपने उन्नत चिकित्सा प्रतिक्रिया कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक फील्ड अभ्यास किया। चिकित्सा दल ने दुर्गम परिस्थितियों में स्वयं संचालित चिकित्सा केंद्र स्थापित किया और आपात स्थिति में जीवन रक्षक उपचार तथा घायलों की स्थिरता की प्रतिक्रिया का सफल प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के ओंटारियो प्रांत में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि हम व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की सक्रियता से तलाश कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मिले। बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी पर बधाई दी। जयशंकर ने नए रोड मैप 2025 के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की। डॉक्टर एस जयशंकर की आज मैक्सिको के विदेश मंत्री डॉक्टर जुआन रोमोन डे ला फुएंतो से द्विपक्षीय मुलाकात हुई। बैठक में व्यापार, स्वास्थ्य एवं फार्मास्यूटिकल तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारत के खिलाफ आई पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत के खिलाफ झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी चाल रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भली भांति परिचित है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण, ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने बताया है कि भारत और क्यूबा ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने पर इस चुनाव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में 66.91% मतदाताओं ने वोट किया है, जो बिहार विधानसभा चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। महिलाओं की भागीदारी के मामले में भी बिहार विधानसभा चुनाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव में 71% महिला वोटरों ने मतदान किया, जो अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। बिहार में सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में साफ हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि बिहार में 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने SIR की प्रक्रिया में भाग लिया और कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA की नियुक्तियों के नियमों में बदलाव किया है। पहले BLA की नियुक्ति के लिए उस बूथ का वोटर होना अनिवार्य था, लेकिन अब आयोग ने ये नियम बदल दिए हैं। नए नियम के तहत राजनीतिक पार्टियां किसी व्यक्ति को विधानसभा क्षेत्र के वोटर होने पर भी BLA नियुक्त कर सकती हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं वोटर्स की डबल एंट्री के इशू को लेकर आज बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि पहले SIR 12 बार किया जा चुका है, लेकिन देश में जो विरोध दल हैं उनके पास कोई विषय नहीं है और वह सभी जगह हार रहे हैं और इसलिए कोई ना कोई विवाद खड़ा करके देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में गन्ना किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। आज राज्य सरकार से नाराज गन्ना किसानों ने कर्नाटक के बागलकोट में प्रदर्शन किया। किसानों ने विजयपुर बेलगावी हाईवे पर जाम लगाया। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और इस वर्ष कुल 100 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जल संचय के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार महाराष्ट्र को, गुजरात को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे घर पर स्वास्थ्य लाभ जारी रखेंगे। किसी भी तरह की अटकलों से परहेज करने और धर्मेंद्र और उनके परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की गई है। परिवार ने उन सभी शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने धर्मेंद्र के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घ आयु की कामना की। ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि आज सुबह अभिनेता धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब उनका स्वास्थ्य लाभ पर ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में FHI पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी स्वागत समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण करने वाला क्षण है। हॉकी इंडिया में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। आज विश्व नमोनिया दिवस है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य नमोनिया रोग से निपटने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना और उन्हें शिक्षित करना है। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो। आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 यानी कि खबरें तेज रफ्तार। भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502.82 अंक उछलकर 84,374.14 पर, वहीं निफ्टी 144.05 अंक बढ़कर 25,839 पर पहुंच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार UIDAI ने रिसर्च कंसल्टेंसी बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जैसे जैसे देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, हमें खुद का एक मजबूत, भरोसेमंद और विश्व स्तरीय रेटिंग संस्थान स्थापित करने की जरूरत है। जापान की दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी यामाहा 2026 के अंत तक भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर सहित 10 नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर GST को 18% से घटाकर 0% करने से लाभ हुआ है।
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने एक विशिष्ट पहल के तहत पेटेंट संबंधी पहुंच और लाभ साझाकरण निधि की 43.22 लाख रुपए की राशि जारी की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ते परिवर्तन को तेज कर रहा है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड में 11% से 20% शेयर धारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने सितंबर तिमाही में संख्या के लिहाज से 18.3% की हिस्सेदारी के साथ ही भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में नई उद्योग नीति लाए जाने और 10 महीने में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की जानकारी दी है। भारत में हायरिंग इंटेंट 2025 के करीब 10% से बढ़कर 2026 में 11% दर्ज किया गया है। भारत के निजी अस्पताल क्षेत्र का आकार 2030 तक $202 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। फास्टैग सर्विसेज की मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा ऐप ने 15 लाख से अधिक डाउनलोड्स पूरे कर लिए हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनफ्लो अक्टूबर में मासिक आधार पर 168 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,529 करोड़ रुपए हो गया है। यूबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2026 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट और 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। चालू वित्त वर्ष में अब तक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर इस साल जुलाई-सितंबर में घटकर 5% हो गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ और टैग की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वर्ष 2025 के नियुक्ति दर 9.75% से बढ़कर 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कटौती और जीएसटी सुधारों समेत कई सकारात्मक उपायों के बाद वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने भारत के प्रति अपना रुख सकारात्मक कर लिया है। अपनी नवीनतम रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने भारत के वृद्धि दर में भी सुधार की उम्मीद जताई है। अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप है, जिसकी वजह से अमेरिकी एयरलाइंस ने मंगलवार को 1200 उड़ानें रद्द कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत और दामाद जेरेड कुशनर इजराइल लौट आए हैं। गाजा संघर्ष विराम समझौते पर बातचीत को अगले चरण तक ले जाने के प्रयासों में अब एक नई बाधा आ रही है और माना जा रहा है कि हमास के कई लड़ाके दक्षिणी शहर रफा के नीचे तथाकथित येलो लाइन के पीछे सुरंग में छुपे हुए हैं, जो इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र को चिन्हित करती है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के सदस्य आज दोपहर को एक समझौते पर मतदान करने वाले हैं, जिससे सरकार की वित्तीय समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तुर्की वायुसेना का एक C-130 सैन्य कार्गो विमान अजरबैजान से उड़ान भरने के बाद जॉर्जिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय ने कहा है कि वह घटना की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का जल्द पता लगाया जाएगा। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत सिचुआन में हाल ही में खोले गए एक पुल का एक हिस्सा ढह गया। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस ने जापान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और उसने 30 नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और साथ ही इस प्रतिबंध को फिलहाल अनिश्चितकालीन बताया गया है। ताइवान के लियान काउंटी में बाढ़ का पानी आवासीय क्षेत्रों में घुस गया है और द्वीप के अधिकांश दक्षिणी इलाकों में व्यवसाय और स्कूल बंद रहे। 51 लोग घायल हुए और ब्यूनस आयर्स में सरमिएंटो लाइन की एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिससे कम से कम 19 लोग घायल हो गए हैं और कई घंटों तक सेवा बाधित रही।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने ढाका लॉकडाउन का ऐलान किया है और संभावित बंद के मद्देनजर बांग्लादेश प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ संघर्ष विराम समझौते को रोका और कंबोडिया पर अपनी सीमा क्षेत्र में लैंड माइन्स लगाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन बीबीसी पर $1 अरब का मुकदमा करने की धमकी दी है। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेजा है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे ने उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रोमन काल की कई प्राचीन मूर्तियां चोरी हो गई हैं। और अब खबरें खेल जगत से, जहां गोवा में चल रहे शतरंज विश्व कप के चौथे दौर के पहले गेम में अर्जुन एरिगैसी ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए हंगरी के दिग्गज पीटर लेको के साथ ड्रॉ खेला। आर प्रज्ञानंद ने सफेद मोहरों से खेलते हुए रूस के दानिल दुबोव के साथ ड्रॉ खेलने में कामयाबी पाई। पी हरिकृष्णा ने स्वीडन के ग्रैंडलियस के साथ ड्रॉ खेला। हरिकृष्णा काले मोहरों से खेल रहे थे। विश्व जूनियर चैंपियन प्रणव ने अपने से अधिक वरीयता वाले उज्बेकिस्तान के याकुबुएव के साथ ड्रॉ खेला। कार्तिक ने वियतनाम के मजबूत प्रतिद्वंदी ली क्वांग ली एम के साथ ड्रॉ खेला। कार्तिक काले मोहरों से खेल रहे थे और चौथे दौर का दूसरा गेम आज खेला जाएगा। दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत मंगलवार को नई दिल्ली में हुई और 6 टीमों की ये प्रतियोगिता 11 से 23 नवंबर तक चलेगी, जिसका फाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेटों से हराया। दिल्ली में 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की किंग्स बैटन रिले का अनावरण हुआ। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की बैटन रिले में पहली बार हर देश को अपनी बैटन मिली है। IOA अध्यक्ष PT उषा ने बैटन रिले को खेलों को लोगों से जोड़ने का तरीका बताया। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ATP फाइनल्स के राउंड रॉबिन मैच में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को मात दी। इटली के लोरेंजो मुसेटी ने ATP फाइनल्स के ग्रुप मैच में एलेक्स डी मिनोर को मात दी। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा है कि वे 1 से 2 साल में फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। वहीं अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कहा है कि वे पूरी तरह से फिट होकर खेलना चाहते हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।